हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, चलिए एक छोटी सी बट इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं। कुछ बातों को पहले रियलिटी में एक्सेप्ट करते हैं और फिर उस समस्या के समाधान पर बात करते हैं, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो एक बात बताइए, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट आप सभी को पता है और नहीं पता है तो भाई ये बुरी बात है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से कलेक्टिवली हर साल 30 से 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो अप्रॉक्स 32, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 32-33 के आसपास जो है वो क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट के। चलो, अब अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए, कट ऑफ कितना होता है? क्या लगता है कि ऑन एन एवरेज सामान्य रूप से यूपीएससी का जो कट ऑफ है, यूपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कट ऑफ है, ये रफली कितना होता है? 45 नेट सही क्वेश्चन। नेट सही क्वेश्चंस, सही अर्थात भाई इसका ध्यान रखें कि यूपीएससी में माइनस मार्किंग होती है, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर माइनस मार्किंग होगी, आपने गलत लगाया उत्तर, तो फिर आपका सही उत्तर से भी प्रश्न के अंक काटे जाएंगे। चलो, अब माइनस मार्किंग भी हटा दीजिए, इसके बाद आपको नेट सही प्रश्न 45 करने हैं। ठीक, अगर आप इतने प्रश्न सही कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारे माध्यम का रिजल्ट रफली अराउंड 5% होता है, वो भी ऑप्टिमिज्म पे। मतलब अगर मैं ऑप्टिमिज्म की पीक पर खड़ा हो जाऊं और फिर मैं कहूं कि कितना रिजल्ट आता है हमारा, तो हमारा रिजल्ट होता है 5% के आसपास। क्यों? आप इन दोनों तर्कों को जरा अपने मन में दोहराइए कि 45 नंबर कट ऑफ है, 45 सही क्वेश्चन, नंबर तो रॉन्ग होगा, एक प्रश्न पे 2 अंक होते हैं। सो 45 सही प्रश्न और एक ही सब्जेक्ट से, इंटरलिंक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग नहीं है। इसको जान लीजिए कि एनवायरनमेंट इज नॉट अ डिफरेंट सब्जेक्ट बट अ एक्सटेंशन और यू कैन से बट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ये भूगोल का ही सह उत्पाद आप मान सकते हो। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से 45 प्रश्न आ रहे हैं और फिर भी हम प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक मतलब है, ये आप जान लीजिए कि हमें भूगोल और एनवायरनमेंट अच्छे से नहीं बनता। इस बात को चलिए एक बार एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप ये कहें कि नहीं सर, मैं तो आपकी सीरीज फॉलो कर रहा हूं, मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट भी है, मैं ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व भी कर पाता हूं, बट फिर भी मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो सुनो भाई, ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट भी आता है और मैं लिख कर देता हूं कि आज के समय हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, मुझसे एनवायरनमेंट के प्रश्न सॉल्व करते बन रहे हैं। आई एम एक्सपर्ट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। देखो, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ना ये नहीं है कि आपको एनवायरनमेंट नहीं बनता, इसका रीजन ये है कि जिस तरीके से आपने ज्योग्राफी पढ़ी है वो तरीका गलत था। जी हां, मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मतलब मेरी बात, इस बात को बिल्कुल अदरवाइज ना लें कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूं, बट एक बात सच है कि जैसा ज्योग्राफी अक्सर हम पढ़ते हैं, जैसा भूगोल हम अक्सर पढ़ते हैं, उनसे एडवांस क्वेश्चंस वो एनवायरनमेंट में पूछता है। बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर ले, बहुत जो है रिगरस प्रैक्टिस कर ले, बट उसे एनवायरनमेंट के प्रश्न नहीं बनते। उसका कारण यह है कि वो एनवायरनमेंट का प्रश्न नहीं है, वो अप्लाइड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल के अनुप्रयोग का प्रश्न है। मैं किसी दिन, अगर आप लोग चाहोगे, और मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा ये बात कि आपको अगर ऐसा लगता है, तो मैं उन क्वेश्चंस को डिकोड करूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा कि देखो भाई, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मान लीजिए चीते से रिलेटेड प्रश्न आया है, मान लीजिए डॉल्फिन से रिलेटेड प्रश्न आया है, तो आप कब एनवायरनमेंट में उसे पढ़ते हो? वो एनवायरनमेंट में नहीं, वो ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। इस बात को समझिए कि जिन चीज़ों को जैसे आप पढ़ते आए हैं, जो अक्सर, ये एक वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगा, अक्सर यूपीएससी कहकर जो परोस दिया जाता है कि ये यूपीएससी की ज्योग्राफी है, पढ़ लीजिए, या ये यूपीएससी का एनवायरनमेंट है, इसे याद कर लीजिए, वैसा यूपीएससी कभी प्रश्न नहीं पूछता। यूपीएससी इन सभी चीज़ों से एडवांस क्वेश्चंस पूछता है और हम आज भी उसी बेसिक तौर पर, बेसिक लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। कहाँ वो चलते हुए जो है वो यूपीएससी पैरेलल यूनिवर्स के समकक्ष जो क्वेश्चंस है वो ले आता है, और हम आज भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर ही रुके हुए हैं। फाइन।
अक्षांश देशांतर रेखा नहीं पढ़ना ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें ही बस पढ़ना यह भी सही नहीं है। हमें उनसे आगे की चीजों को पढ़ना होगा, हमें समझना होगा कि चीजों को एडवांस मैनर में कैसे जानना है। ठीक है, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिर ये इसका सोल्यूशन क्या है, चलिए सर हम इस बात को समझ गए कि दिस इज अ प्रॉब्लम, ये एक समस्या है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? तो देखो, पहली बात तो आपको प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए होती है। आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, या फिर जैसा यहाँ आप पीछे देख पाएंगे कि स्टडी IQ के जो प्रीमियम बैचेस हैं, इनमें मैं और हमारी सारी टीम जो है वो मिलकर आपके ऊपर वर्क करती है फॉर क्वालिटी एजुकेशन। मतलब इस बात को समझो कि हम जो, मतलब मेरी इस फीलिंग को शायद आप समझ पाओगे कि हम जो चीज़ सोचते हैं कि ये ज्योग्राफी है या ये इतिहास है या ये शायद जो है वो पॉलिटी है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो तो फंडामेंटल राइट्स में और भी चीज़ें इनेक्ट होती हैं। आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रथम दृष्टया, या फिर आप YouTube पर सर्फिंग करते हुए या फिर किसी किताब को पलटते हुए NCERT रीड करते हुए शायद उन चीज़ों की गहराई को नहीं समझ पाएंगे आप। ये बैचेस या ऐसे बैचेस आपको जो है वो UPSC के एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में या डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इनके माध्यम से जो है वो तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी विकल्प उपस्थित है। आप याद रखना कि ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना एक रेमेडी है, एक उपचार है हिंदी माध्यम के लिए। आपका रिजल्ट जो शायद अभी कम आ रहा है, वो रिजल्ट क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित हो सकता है, रिवॉल्यूशनरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। बट आपके निर्णय पर, आपके डिसीजन पर। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है तो बहुत समय नहीं है आपके पास। आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आपके पास अब समय नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर UPSC मेंस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से ही। डन। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर UPSC की तैयारी करने वाला बच्चा करता है, और इन 4-5 मिस्टेक्स को वो दोहराता है। पहले आपने जो है समस्या को समझा, फिर मैंने आपको उसका एक समाधान बताया, और अब वो समाधान जो आप लार्जर इंटरेस्ट में, मान लीजिए आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के ही बैच में हैं, या फिर मान लीजिए आप फाउंडेशन बैचेस में ही हैं, तब भी आप कैसे जो है वो इन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको 3 चीजें करनी है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। जो भी आप टॉपिक लें उसे समझे, पहले उसे रटने की कोशिश ना करें। देखो, अब आप कहोगे कि सर कर दी ना रटने वाली बात, कर दी ना वही सामान्य जनरलाइज्ड सिंपलीफाइड फॉर्म में चीजों को बताने की बात। नो, मैं आगे कुछ और भी कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो जो आप टॉपिक पढ़ें उसे पहले समझें। ठीक है, मतलब टॉपिक को पहले समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब आपने टॉपिक को समझ लिया। टॉपिक को समझने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है इज आपको टॉपिक के बारे में वाटर ड्रॉप इफेक्ट देखना है। वाटर ड्रॉप इफेक्ट। अब ये वाटर ड्रॉप इफेक्ट क्या है? तो भाई बुरी बात है अगर आप ये नहीं जानते और UPSC की तैयारी कर रहे हो। वाटर ड्रॉप इफेक्ट का मतलब है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए ये आपका एक वाटर ड्रॉप है, आपने जो है एक टॉपिक पढ़ा, अब ये पानी की बूंद जब गिरेगी तो इतने बड़े एरिया में स्ट्रेच हो जाएगी। आपको उस टॉपिक के बारे में कोर चीज तो पता हो, पर उसके आसपास की सारी चीजें पता हो। तो आपको प्रयास ये करना है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसके वाटर ड्रॉप इफेक्ट पर वर्क करो। UPSC उसके आसपास की चीजें बहुत पूछती है। मान लीजिए टाइगर से रिलेटेड कोई चीज न्यूज में है, आप टाइगर के बारे में भी पढ़िए, चीता के बारे में भी पढ़िए, उस नेशनल पार्क के बारे में पढ़िए, उस नेशनल पार्क में पाई जाने वाली अन्य प्रजातियों के बारे में भी पढ़िए। आप जब ये सब पढ़ेंगे तब आपको UPSC के क्वेश्चंस सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। तो पहला रूल है कि आप टॉपिक को समझो, समझने के बाद उसका वाटर ड्रॉप इफेक्ट निकालो, और इसके बाद थर्ड स्टेज है जो इस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, कि आपको जो टॉपिक है उसको करंट से लिंक करना है, इसका करंट अफेयर निकालना है।
करंट अफेयर। अब ये जो करंट अफेयर है ये हर टॉपिक में होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, करंट अफेयर हर टॉपिक का होता है। आपको अपने टॉपिक का करंट अफेयर निकालना है। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, ये थंब रूल बना लीजिए कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक को एक बार नेट पर सर्च करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें न्यूज में रही थी उसे देखिए। ये आदत में लाइए। ये एक तरीके होना चाहिए आपकी पढ़ाई का कि आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसे समझा, वाटर ड्रॉप इफेक्ट में उसके आसपास की चीजों को जाना और उसके बाद उसे नेट पर सर्च करा। और सिंपल, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, सिंपल गूगल सर्च। वेबसाइट पर आपको जाना है, आपको वेबसाइट्स रेफर करनी है। आप फिल्टर आउट कर लीजिए, डाउन टू अर्थ हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, ये सारी जो है वो कुछ वेबसाइट्स हैं। आप इनमें जाकर उस टॉपिक से संबंधित न्यूज को देखो, चाहे वो 2 साल पुरानी हो, पर उसे देखो। अब आप कहोगे सर 2 साल पुरानी न्यूज कहां काम आएगी? मैं कहूंगा आएगी। कैसे काम आएगी? जब आंसर राइटिंग करोगे तो रेफरेंस लोगे उस न्यूज का कि अभी से कुछ समय पहले यह चीज न्यूज में थी, और देखिए फिर आपकी आंसर राइटिंग नेक्स्ट लेवल पर होगी। यार कुछ छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो इंप्रूव करनी होती हैं, बस आप उन चीजों को इंप्रूव कर लें। मैं हमेशा एक बात रिपीट करता हूं, आई थिंक आप लोग उस बात को सुन सुनकर बोर हो चुके होंगे, बट मैं फिर से उस बात को कहूंगा कि ये देखिए, ये एक व्यक्ति है जो तैयारी कर रहा है। यहां से वो चलते हुए आया यहां तक, यहां पर वो फेल हो गया, वो एक फेल व्यक्ति है। और ये देखिए दूसरा व्यक्ति, सेम पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट करा है, देखिएगा सेम पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट करा है और वो यहां पहुंचा है। और ये है एक सफल व्यक्ति, सक्सेसफुल पर्सन। अब देखिए एक फेल और एक सक्सेसफुल पर्सन के बीच में कितना अंतर है, केवल इतना। जो सक्सेसफुल व्यक्ति है और जो फेल व्यक्ति है, लगभग दोनों ने समान मेहनत करी है, लेकिन केवल इतनी सी एक्स्ट्रा मेहनत करी है एक सक्सेसफुल व्यक्ति ने, और सिर्फ इतनी ही मेहनत ने उसे जो है वो एक आईएएस ऑफिसर बना दिया है। और वो इतनी सी चीज यही है बच्चे, सबसे ज्यादा समय लगता है किसी टॉपिक को समझने में। मान लीजिए एक टॉपिक मैंने उठाया और उस टॉपिक में मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक, उस टॉपिक को कवर करने में मान लीजिए 16 घंटे की पढ़ाई लगती है, ठीक? तो बच्चे 16 में से 12 घंटे तो यहीं लगते हैं उसे समझने में। अब 12 घंटे तो हर एक व्यक्ति पढ़ रहा है इस टॉपिक को, पर जिस व्यक्ति ने इस 12 के बाद 1-1.5 घंटा या 2 घंटा जो है वो लगभग दिया वाटर ड्रॉप इफेक्ट को, और फिर उसने 2 घंटे और दिए उसके करंट अफेयर को ढूंढने में, आप मानकर चलिए कि यह व्यक्ति सिलेक्शन की ओर जाएगा। आपका सिलेक्शन आपके हाथों पर है। समझो इस बात को कि बहुत थोड़ी सी मेहनत आपको सक्सेसफुल बना सकती है, क्योंकि बाकी की मेहनत तो आप करते ही हो, टॉपिक समझते ही हो। ये थोड़ा एक्स्ट्रा आप करिए, यू विल गेट द सक्सेस। यार मैं जो एक बात कह रहा हूं ये आज से कुछ समय बाद आपको समझ में आएगी, फाइन, कि मैं बोल तो सही रहा था, बट तब तक कहीं देर ना हो जाए। तो देर होने से पहले ही आपको इस चीज को सॉल्व कर लेना है। आई होप आपके लिए लेक्चर जो मैं समझाना चाह रहा था वो इंपॉर्टेंट रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। अगर मेरे साथ ऑप्शनल पढ़ना चाहते हो यार, तो आपके लिए ऑप्शनल बैचेस अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहते हो एब्सोल्यूट तैयारी तो आपके पास फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल है। आप सभी आते हैं और मुझे बताते हैं कि सर पता है हम आपसे ही पढ़ने आए थे। बच्चे अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो जस्ट यूज माई कोड विच इज AK लाइव कोड। ये कोड आपको यूज करना है व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द कोर्स, ठीक है? आपको AK लाइव कोड यूज करना है और उस कोड का यूज करते हुए आपको कोर्सेज को एनरोल करना है। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।